हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैकेंसीज दैट हैव बीन नोटिफाइड। सो आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो है वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एपीएफओ की वैकेंसी है, जो कि एपीएफसी जो वैकेंसी है जो कि ईपीएफओ उसे रिलीज करता है। सो यूपीएससी इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है और ये वैकेंसी जो है वो ईपीएफओ में फॉर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए होती। ईपीएफओ जैसा कि आप जानते ही होंगे, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह से डील करती है, एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए वर्क करती है। और ये जो आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है, ये बहुत ही रेप्यूटेड एंड बहुत ही अच्छी पोस्ट है। और इसके लिए ये ज़्यादातर वैकेंसी जो निकाली जाती है ये एपीएफसी की ऑलमोस्ट हर साल ये वैकेंसी निकाली जाती है। पिछले 2-3 साल पहले ये थोड़ी सी डिसकंटिन्यूड रही थी, बट इस वक्त ये पिछले साल भी आई थी, अब की साल भी आई है। इस प्रकार ये थोड़ी सी कंसिस्टेंट वैकेंसी है। ये वन ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट वैकेंसी मानी जाती है आफ्टर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिंस इसका क्वालिफिकेशन, इससे एसोसिएटेड आपका जो भी जॉब प्रोफाइल है बहुत बहुत अच्छा है। तो उसकी वजह से ये वैकेंसी काफ़ी रेप्यूटेड है और काफ़ी इसमें कंपटीशन वगैरह भी आपको देखने को मिलता है। तो चलिए इस वैकेंसी को थोड़े और डिटेल में देखें कि ये वैकेंसी क्या है, कैसे है। तो अगर आप इस वैकेंसी को देखेंगे तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में, ईपीएफओ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में बनी हुई बॉडी है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब है, जो कि ग्रुप ए नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें वैकेंसी का नेचर और जो नोटिफिकेशन वगैरह है, नोटिफिकेशन हम आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करके दे देंगे, आप उसे वहां से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ये जो नोटिफिकेशन है ये कुल 80 पदों के लिए आया है। पिछले साल भी ये वैकेंसी आई थी जो कि कंबाइंड फॉर्म में आई थी, ईओ एओ प्लस एपीएफसी की वैकेंसी थी। अब की साल अकाउंट्स ऑफिसर एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर, दैट इज एओ और ईओ की वैकेंसी अभी नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पोस्ट के लिए इस वक्त वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी पिछले साल से कुछ पदों को ऐड करके आई है। तो पिछली बार कम थे पद, अब की बार थोड़े से उससे ज्यादा है। कोई बहुत खास अंतर नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल चेंज आ गया है। 7-8 पदों का ही मैक्स टू मैक्स चेंज होगा। और ये जो वैकेंसी है ये आपकी कुल 80 पदों के लिए है, जिसमें से आपके 29 पद अनरिजर्व्ड के लिए हैं, 8 पद आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हैं, 18 पद आपके ओबीसी के लिए हैं, 15 पद आपके शेड्यूल्ड कास्ट के लिए हैं और 10 पद आपके शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं। ये जो आपकी जॉब है, इसका जो जॉब प्रोफाइल, अगर आप जॉब लोकेशन आप देखें तो इसमें जॉब लोकेशन, सिंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो ऑल ओवर इंडिया है, कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है आपके पूरी भारत में। और इसमें आपका जो हेड क्वार्टर रहेगा वो आपका न्यू दिल्ली रहने वाला है। अब अगर इसमें बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी इसकी बहुत ही साधारण सी है। कोई ऐसा नहीं है आपको बहुत हाई क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो कि बहुत ही खास बात है इस वैकेंसी की। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन हो सकता है। आपने सिंपल बीए किया है, बीएससी किया है, या फिर आपने कोई भी साधारण डिग्री करी है जो कि बैचलर्स है, ग्रेजुएशन है, तो वहां पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्पेसिफिकली आपको किसी एक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की कोई नेसेसिटी नहीं है। आप अगर लॉ के फील्ड के हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे, अगर आर्ट्स के हैं तो भी, साइंस के हैं तो भी। तो ये इट डजंट मैटर कि आप कौन से एरिया में आपने बैचलर्स किया, अगर आप ग्रेजुएट हैं आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। इसमें एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी रखी गई है। तो अगर आपने लेबर लॉज के बारे में पढ़ा है, अगर आपको लेबर रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इससे रिलेटेड आपने कोई डिप्लोमा किया है या फिर आपने कुछ ऐसा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किया है, तो आप एक डिजायर्ड कैंडिडेट हो सकते हैं, जिसका प्लस पॉइंट या फिर एडवांटेज हम कह सकते हैं आपको मे बी इंटरव्यू स्टेज में मिले, बट इनिशियल स्टेज में कोई उसका खास फायदा नहीं है। आप अगर सिंपल ग्रेजुएट हैं तो वो बराबर ही है, कोई उसमें अलग से मैंडेट नहीं है कि आपके पास लेबर लॉ में या फिर लेबर रिलेशन वगैरह में कोई डिग्री होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें इसमें एप्लीकेशन की, तो इसका एप्लीकेशन जो है वो यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो यूपीएससी के पोर्टल पे ही होना है। यूपीएससी का जो भी आपका रिक्रूटमेंट होना है, पोर्टल जो है वो पोर्टल पे आप जैसे ही आप उसे खोलेंगे तो आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, यूआरएन जिसे शॉर्ट में कहते हैं। यूआरएन आपका, अगर आपने पहले कभी यूपीएससी के पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूआरएन होगा, आपको वो यूआरएन यूज करके लॉगिन करना होगा एंड आप वहां से फिर अपना फॉर्म आगे भर सकते हैं। और अगर आपने कभी यूपीएससी के कोई फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं
तो आप अगर लाइक यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, तो उस सिचुएशन में आपको एक URN यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना पड़ेगा। आप वहाँ से साइन इन करेंगे, अपना URN जनरेट करेंगे, एंड एक बार आपने वो जनरेट कर लिया है तो आप उसको यूज़ करके लॉगिन करेंगे। और जब लॉगिन करेंगे तो आपका वो जो पोर्टल खुलेगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल, उसमें वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन का ऑप्शन आएगा। एंड वहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको मिल जाएगा। आप सिंपली उस पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा बहुत आपको और चीज़ें ऐड ऑन करनी होगी और आपका फॉर्म भर जाएगा। तो जैसा कि आप खुद ही इस चीज़ से रिक्रूटमेंट का जो भी ये आपका एप्लीकेशन मोड है, आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा लंबा भी हो सकता है। अगर आपके पास URN नहीं है तो ये आपके लिए लंबा प्रोसेस हो सकता है, तो आप इसे समय रहते ही भरना स्टार्ट कर दें। अब अगर इसमें बात करें हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ 2 स्टेजेस के हैं का इसका रिक्रूटमेंट होना है। इसमें एक पहला आपका MCQ बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन होना है, जिसमें आपके 120 सवाल आने वाले हैं। और इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, वो हम इस वीडियो में थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। बट ब्रीफली ये आपको पता होना चाहिए कि पहला स्टेज आपका रिटन एग्जामिनेशन है, एंड वंस यू क्लियर इट, आप एक रिटन एग्जामिनेशन जब आप उसे उत्तीर्ण कर लेंगे तो एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बिहाफ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आएंगे। और आप इंटरव्यू में अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपको सीधे जॉब मिल जाएगी। तो इसमें कोई UPSC सिविल सर्विसेज जैसे कोई मेंस राइटिंग वाला कोई भी प्रावधान नहीं है। तो ये आपका एक तरह से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा आसान रखा गया है। अब अगर इसमें देखें तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इन्होंने अपने रिटन एग्जामिनेशन जो कि पहला स्टेज है उसकी डेट भी निकाली है अपने नोटिफिकेशन में। और ये आपका जो एग्ज़ाम है ये आपका 20 दिसंबर 2026 को कंडक्ट होने वाला है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अब अगर इसमें हम देखें एप्लीकेशन फीस, तो जनरल हो गया और OBC हो गया, EWS, इनके लिए मात्र 25 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप SC ST दिव्यांगजन या फिर महिला वर्ग को बिलोंग करते हैं तो उस केस में आपकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। अब अगर आप देखेंगे इसका एप्लीकेशन विंडो, तो इसका एप्लीकेशन आपका 2 दिन पहले से स्टार्ट हो गया, दैट इज 22 तारीख से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका, 22 अगस्त 2026 से। और ये आपका 11 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे तक सिर्फ ये फॉर्म भरेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप डेडलाइन वाले दिन को भी कंप्लाई करें और आप समय रहते भरें। 6 बजे के बाद अगर आपने देखा तो ये पोर्टल बंद हो चुका होगा, आप उस केस में नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो समय रहते आप इस डेडलाइन को ध्यान रखें और टाइम विद इन डेडलाइन आप उसे अप्लाई करें। अब अगर हम थोड़ा बात करें इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की और इसके पूरे सिस्टम की, तो अगर आप इसमें एग्जामिनेशन का पैटर्न देखेंगे तो इसमें जो एग्जाम आपका होता है कुल 120 सवाल आते हैं। और ये जो आपका रिटन एग्जाम होता है ये कुल 300 अंकों का होता है। तो 300 मार्क्स, 120 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, तो 2.5 मार्क्स का एक सवाल होता है। और इसमें अगर आपने गलत आंसर मार्क किया तो आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, दैट इज आपका 0.83 मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं। तो इसमें जो अगर आप देखेंगे नॉर्मल जो पेपर होता है 1/4 कट ऑफ मतलब नेगेटिव मार्किंग से थोड़ी ज़्यादा इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वो आपको ध्यान रख के ही मार्क वगैरह करना होगा। अब अगर इसमें हम बात करें स्टेजेस की, तो जैसे मैंने बताया था कि पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, दूसरा इंटरव्यू। तो रिटन एग्जामिनेशन 75% वेटेज रखेगा और आपका इंटरव्यू जो होगा वो आपका 25% वेटेज रखेगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें। अब अगर इसमें रिटन एग्जामिनेशन का आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस इसका एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही डिफरेंट है। एक जो बाकी आप जितने भी एग्जाम देंगे उससे काफ़ी अलग होगा आप अगर इसका सिलेबस देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें आती है जनरल इंग्लिश में आपके नॉर्मल जो भी आपके एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आर्टिकल्स, मॉडल्स, कंजंक्शंस एंड टेंस, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारी चीज़ें आते हैं, विलोम शब्द वगैरह जो भी वो है, हर चीज़ आते हैं इसमें। मतलब इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश जो आपकी होती है सारे एग्जामिनेशन में वैसी ही इंग्लिश आनी है, कोई बहुत टफ नहीं होती है, बट हाँ एक मीडियम लेवल की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़ इसमें जो आती है ये आपके आता है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। सो इससे जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ये बहुत ही कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। आप इसमें सिंपल फैक्ट मगअप करके आप इसको नहीं चला पाएंगे, आपको थोड़ी डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आपको UPSC जितनी नॉलेज भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर मतलब सिविल सर्विसेज जैसी नॉलेज भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट उससे कम भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको एक नॉच कम ही क्वेश्चन टफ होंगे, बट स्टिल क्वेश्चंस बहुत आसान भी नहीं होने वाले हैं। तो आपको अपना हिस्ट्री, इंडियन मूवमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको उसको अच्छे से ब्रश अप रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इसका पार्ट जो होता है आपका करंट अफेयर्स हो गया, डेवलपमेंटल इशू, इकोनॉमी। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आप जो करंट में हो रहा है आपको वो उससे अपडेटेड रहना है।
इसके अलावा पॉलिटी से सवाल होते हैं। पॉलिटी जो आपके हैं कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ही बेसिक सवाल होंगे, कोई बहुत एक्सपर्ट लेवल का लाइक नॉलेज नहीं एक्सपेक्ट करते हैं, बट स्टिल आपको बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा जनरल साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। सो इसमें आपका जो रहता है, आपका जो भी 9th-10th की साइंस होती है बेसिकली, जैसे केमिस्ट्री वगैरह हो गया, AI वगैरह, इससे रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह चल रही है उस पर काफ़ी ध्यान देना है कि क्या टेक्नोलॉजी है। जैसे AI वगैरह एरिया है, AI से सवाल बनने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं इस एग्जामिनेशन में। इसके अलावा आपका बेसिक मैथमेटिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, और दो और सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाते हैं। एक तो आपका है इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इसमें आपके बहुत ही फैक्चुअल से सवाल आते हैं, कोई बहुत एनालिटिकल नहीं आते। और इसमें जो लॉज आपके जो 4 नए लेबर कोड्स आए हैं उससे सवाल आएगा, बहुत बेसिक से सवाल होंगे। इसके अलावा EPFO एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, आपका पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट हो गया, ESIC एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो ये सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं इससे बहुत बेसिक सवाल आते हैं, बहुत हाई लेवल के नहीं होंगे, बट सवाल जैसे ऐसे होंगे कि अगर EPFO एक्ट है तो उसके एप्लीकेबिलिटी के लिए कितने वर्कमैन होने चाहिए। तो ये आपके जो क्वांटिटेटिव सवाल होंगे, जहाँ पे क्वांटिटी, जहाँ पे नंबर ऑफ वर्कमैन, नंबर ऑफ डेज वगैरह होंगे, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो आपको ये हमेशा इसको पढ़ते वक्त ध्यान देना है कि जहाँ पे नंबर दिया है, टाइम अगर कहीं मेंशन है, तो वो आपको इंश्योर करना है कि आप उसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, तो वो आपको काफ़ी लेवल पे हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो सबसे नया फीचर है इस एग्जामिनेशन का, जो आपको बाकी एग्जाम्स में नहीं देखने को मिलेगा, वो है इसमें प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। सो इसमें ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंसी ये आपके एक ऐसे फील्ड हैं जो कि कॉमनली आपको दूसरे पेपरों में नहीं देखने को मिलेंगे, और इसमें उससे आपके 7 से 8 सवाल ऑन एन एवरेज रहते हैं। तो ये पढ़ने के लिए एक वे तो ये हो सकता है कि आप इसमें बेसिक पूरी बुक्स उठा के पढ़ें, वो जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ होगी और बहुत ही आर्डुअस प्रोसेस हो जाएगा, आप उसे मे बी कर भी ना पाए विद इन टाइम, क्योंकि अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग वो खुद में एक सब्जेक्ट है। आप 4 महीने में आप उसे कंप्लीट कर लें कॉम्प्रिहेंसिवली, वो पॉसिबल भी नहीं है और लॉजिकल भी नहीं है, क्योंकि इससे सवाल ही आपके सिर्फ 7 और 8 आते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएं, आप सवालों से उठाएं कॉन्सेप्ट्स और वहाँ से आप उसको पढ़ें। और इसके अलावा एक शुरुआत करने के लिए आप 11th एंड 12th की जो NCERT है, जो आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी PDF के फॉर्म में, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। वो आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगी आपके बेस बनाने में। और अगर आप अकाउंटेंसी या ऑडिटिंग फील्ड से ही हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ये थी अप्रोच इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, और इस आई थिंक दिस अप्रोच कैन हेल्प यू ऑल अलॉट, बिकॉज आई ऑल्सो हैव एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग दिस एग्जामिनेशन इन माई प्रीवियस अटेम्प्ट। सो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, फॉर्म भरने में इनफैक्ट आपको हेल्प चाहिए, तो हमारा चैनल आपका एक बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट पे फॉर्म भरने की भी में भी आपकी हेल्प करेगा। और अगर आपको कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके आप हमें DM कर सकते हैं। सो विद दिस वील रैप इट अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।